हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 12.2 को हल करेंगे। इसका पहला सवाल, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, तो हम पहले एक अर्धगोला बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एक शंकु बनाएंगे। पहले एक अर्धगोला बनाते हैं। ये बन गया हमारा अर्धगोला। ये हमारा अर्धगोला बन गया। ठोस कैसा है? देखिए, अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, तो अर्धगोले पर क्या बनाना है? हमें शंकु बनाना है। ये बन गया हमारा शंकु। यहाँ से यहाँ तक होगी त्रिज्या अर्धगोले की और शंकु की दोनों की त्रिज्या, और ये होगी शंकु की ऊंचाई। और यहाँ से क्या होगी? नीचे भी अर्धगोले की त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक। तो हमें आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी दी है हमें? 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारी 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या कितनी? 1, तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं, दिया है क्या दिया है? त्रिज्या r। त्रिज्या r बराबर कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो h बराबर किसके है? r के। और r कितनी है? 1। तो h बराबर क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी कितनी आ गई हमारी? 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ठोस का आयतन। तो हम ठोस का आयतन ज्ञात करते हैं। अतः ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? देखिए, इसमें शंकु भी है और अर्धगोला भी है, तो शंकु का आयतन में अर्धगोले का आयतन को जोड़ देंगे। शंकु का आयतन में क्या जोड़ेंगे? अर्धगोले का आयतन। तो क्या आ जाएगा हमारा? ठोस का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर एच, पाई आर का वर्ग एच, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है हमारा 2/3 पाई आर की घात 3। देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? 1/3 पाई आर की घात 2। चलो 1/3 को अंदर ही रहने देते हैं, सिर्फ पाई आर का वर्ग निकाल लेते हैं बाहर। पाई आर का वर्ग हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/3 h धन यहाँ पे 2/3 r बच जाएगा। पाई r का मान कितना है? देखिए 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का वर्ग, अंदर 1/3 गुणित h का मान कितना है हमारा? 1 सेंटीमीटर धन 2/3 गुणित r का मान भी है 1, तो यहाँ जाएगा पाई। और हमें पाई के पदों में निकालना है,
ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, इसलिए हम पाई का मान नहीं रख रहे हैं। पाई में 1 का वर्ग हो जाएगा, 1 गुणा कर देंगे 1 का, 1/3 में 1 का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/3 धन 2/3 में 1 का गुणा होगा तो 2/3 बराबर, तो पाई में 1 का गुणा होगा तो आ जाएगा पाई। अब दोनों में का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3, तो यहाँ दोनों के बटे में 3 है तो 1 धन 2 हो जाएगा, तो पाई यहाँ हो जाएगा 2 में 1 जुड़ेगा तो 3/3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या जाएगा ठोस का आयतन पाई घन सेंटीमीटर। क्या जाएगा पाई घन सेंटीमीटर ठोस का आयतन आ जाएगा हमारा। तो उत्तर लिख लेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे, अतः ठोस का आयतन पाई घन सेंटीमीटर है। उत्तर आपको लिखना है। अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी रचेल, इसको एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक बेलन के आकार का हो। जो एक बेलन का आकार का होना चाहिए मॉडल, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। एक बेलन लेना है और उसके दोनों सिरों पर कैसे 2 शंकु जुड़े होने चाहिए, ऐसा मॉडल रचेल को बनाना है। तो हम भी बना लेते हैं, एक बेलन और उसके दोनों सिरों पर 2 शंकु। पहले एक बेलन बनाना है हमें, ये बना हमारा एक बेलन, ये केंद्र, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी बेलन की त्रिज्या और ये होगी बेलन की ऊंचाई। इसके दोनों सिरों पर क्या लगे हैं शंकु, यहाँ पे भी एक शंकु, ये बन गए दोनों शंकु दोनों सिरों पर। यहाँ से यहाँ तक होगी शंकु की ऊंचाई। पेन तो चली नहीं, ये होगी शंकु की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक होगी शंकु की, इस वाले शंकु की ऊंचाई। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। व्यास 3 सेंटीमीटर है और लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है यहाँ से पूरी यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, शंकु की ऊंचाई कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन हमें ज्ञात करना है। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। ये मानते हुए चलना है कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन हमें ज्ञात करना है। करते हैं। हमें शंकु की ऊंचाई दी है 2 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है अंतर्विष्ट हवा का आयतन।
तो हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है हमें। बेलन की ऊंचाई दी है, सॉरी पूरे ये जो मॉडल बना है मॉडल की ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर। मॉडल की ऊंचाई कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। और जिसमें शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, यानी शंकु की भी 2 सेंटीमीटर है। और बेलन की ऊंचाई हमें नहीं पता है तो हम बेलन की ऊंचाई निकालते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी, ये पूरी कितनी है, पूरे मॉडल की ऊंचाई लंबाई कितनी है 12 है। इसमें से शंकु इधर भी 2 सेंटीमीटर इधर भी 2 सेंटीमीटर, ये दोनों को घटा देंगे, 2 + 2, 12 में से घटा देंगे तो 12 ऋण 4, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8। ये क्या आ जाएगी बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर में। शंकु की ऊंचाई हमें कितनी दी है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। और व्यास कितना दिया है हमें 3 सेंटीमीटर। व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर क्या आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ये क्या है त्रिज्या। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। प्रश्नानुसार मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, हवा का आयतन बराबर क्या होगा, देखिए इसमें बेलन का आयतन, बेलन के आयतन में 2 शंकु का आयतन जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो हम लिखते हैं 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन, इसमें क्या जोड़ेंगे 1 बेलन का आयतन, 1 बेलन का आयतन बराबर 2 गुणित शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई r का वर्ग h, धन 1 बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है हमारा पाई r का वर्ग h बराबर क्या हो जाएगा 2/3 पाई r का वर्ग। त्रिज्या देखिए त्रिज्या दोनों के लिए समान है। शंकु के लिए ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर, तो h की जगह में रख देंगे हम 2, धन पाई r का वर्ग। बेलन की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो h की जगह में रख देंगे 8 बराबर, यहाँ से पाई r का वर्ग दोनों में कॉमन है तो पाई r का वर्ग बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2/3, यहाँ से भी 2 भी निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 2/3 पाई r का वर्ग तो निकल गया, 2/3 निकल जाएगा, धन यहाँ पाई r का वर्ग निकल गया, 8 भी है, 2 निकला है तो 2 चौके 8। दूसरे पेज में जैसे का वैसा लिख लेते हैं। लिख लिया
2 पाई का मान क्या जाएगा 22/7 गुणित r का वर्ग है। देखिए r क्या है हमारी त्रिज्या 3/2, तो क्या रखेंगे हम 3/2 का वर्ग और ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 3। अब इस वाले 3 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा धन। अब इस वाले 3 में 1 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या जाएगा 4 तिया 12। दो गुणित 22/7 गुणित 3 का वर्ग 9/2 का वर्ग क्या जाएगा 4 गुणित 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 14/3 का 3 काट देंगे। 7 दूनी 14, 3 तिया 9, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा 22 गुणित 3, 22 में 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये क्या आया हमारा आयतन, तो आयतन किस में आएगा घन सेंटीमीटर में। हमें क्या याद करना था मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो हम उत्तर लिखते हैं। उत्तर अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना है 66 घन सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 हल। अब प्रश्न नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन जो है उसके आयतन की 30% चाशनी एक गुलाब जामुन में होती है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यह हमें याद करना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, और गुलाब जामुन कैसा है एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे कैसे हैं अर्धगोलाकार है, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यह हमें ज्ञात करना है। और हमें ये दिया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है। तो हम क्या करेंगे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, फिर एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला तो फिर हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे। एक गुलाब जामुन के आयतन में 45 का गुणा करके फिर हम 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन जो आएगा उसमें 30% से गुणा कर देंगे, उसका 30% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, जो हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम एक गुलाब जामुन बनाते हैं। गुलाब जामुन कैसी है बेलन के आकार की है, ये बन गया बेलन, और जिसके दोनों सिरे कैसे हैं अर्धगोलाकार है, तो ये बन गया हमारे अर्धगोले। ये हो गया केंद्र। ये वाले केंद्र से ये वाले केंद्र तक क्या होगा बेलन की ऊंचाई होगी। हमें गुलाब जामुन का क्या क्या दिया है देखते हैं। देखिए इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया है। लंबाई कितनी है हमारी यहाँ से यहाँ तक
5 सेंटीमीटर और व्यास दिया हमारा 2.8 सेंटीमीटर। ये हो गया गुलाब जामुन का व्यास। तो हम लिखते हैं, दिया है हमें पहले क्या ज्ञात करना है, एक गुलाब जामुन का आयतन, फिर हम 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे और फिर 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी ये निकालेंगे। तो पहले हम लिख रहे हैं, दिया है गुलाब जामुन का व्यास दिया है, तो व्यास बराबर कितना दिया है हमारा 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, 2.8/2 करेंगे तो r कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 2 एक कम 2 दशमलव 2 चौके 8, तो 1.4 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा। ये अर्धगोले की त्रिज्या आ गई 1.4 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन की ऊंचाई निकालना है। बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या होगा, देखो ये पूरी गुलाब जामुन की ऊंचाई दी है 5, इसमें ये लिखे हमने 5, इसमें से क्या घटाएंगे 2, अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो क्या है बेलन की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 धन इस वाले का भी 1.4, तो क्या जाएगा 5 ऋण 1.4 धन 1.4 क्या जाएगा 2.8 बराबर, तो 5 में से 2.8 घटाएंगे, देखिए ये 5 दशमलव के बाद 0 ले लिए, 2.8 घटाना है, 10 में से 8 जाएगा 2, दशमलव का दशमलव, यहाँ 5 की जगह पे बचेगा 4, तो 4 में से 2 गया 2, तो क्या जाएगा हमारा 2.2 सेंटीमीटर। ये आ गई बेलन की ऊंचाई। हमने त्रिज्या भी निकाल ली अर्धगोले की और बेलन की ऊंचाई निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या होगा, इसमें देखें गुलाब जामुन में क्या है, एक बेलन है तो बेलन का आयतन, और इसमें क्या जुड़ेगा 2 अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन धन 2 अर्धगोले का आयतन। दो अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r का वर्ग h धन 2 गुणित अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3 पाई r की घात 3। दोनों में कॉमन क्या है, पाई r का वर्ग, पाई r का वर्ग हम कॉमन निकाल लेंगे, पाई r का वर्ग, तो यहाँ क्या बच जाएगा h धन 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी 4/3 और यहाँ पे एक r बच जाएगा बराबर, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणित r का मान कितना निकाले हमने, देखिए 1.4, बेलन के लिए भी त्रिज्या वही होगी 1.4 और अर्धगोले के लिए भी त्रिज्या 1.4 होगी। h क्या है इसमें, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी निकालें 2.2 सेंटीमीटर, तो h का मान रख दिए 2.2 धन 4/3 और r का मान कितना है 1.4।
22/7 गुणित 1.4 और 1.4 को हम लिख रहे हैं अलग अलग। 1.4 गुणित 1.4, दशमलव हटाएंगे तो क्या जाएगा 14/10। यहाँ का भी दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा बटे में 10, और ये गुणे में रहेगा 2.2 धन 4 का गुणा हो जाएगा 1.4 में, 4 चौके 16 का 6 दशमलव 4 एकम 4 और 1 बचा 5 वाला जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5.6 बटे में 3। काटेंगे, ये 14 है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, फिर ये 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ ऊपर क्या बचा हमारा 11 बटे में 5 गुणित 5, और यहाँ 14 भी है, 11 गुणित 14 बटे 5 गुणित 5। तो हम लिख रहे हैं 11 गुणित 14 बटे में 5 गुणित 5, और ये जैसे का वैसे लिख रहे हैं अभी 2.2 धन 5.6 बटे 3। 2.2 धन क्या है 5.6 बटे 3, 5.6 बटे में 3 बराबर चलते रहेगा। 14 का गुणा 1 में 11 में करेंगे, 14 एकम 14 का 4 हाथ आया 1, फिर 14 एकम 14 और 1 15, तो क्या आ गया हमारा 154 बटे 5 का गुणा 5 में 5 25। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। 3 में भाग देंगे 1 से तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 का गुणा हम 2.2 में करेंगे तो क्या जाएगा 2 में 3 का गुणा होगा तो 2 तिया 6, 2.2 में फिर 3 का गुणा होगा तो 2 तिया 6, तो आगे 6.6 धन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.6 बराबर। अब हम 25 का भाग दे देते हैं 154 में। देखें 25 सिंह होगा 150, 25 सिंह 150 बचेगा 4, तो दशमलव लगाएंगे और 0 ले लेंगे तो हो जाएगा 40। 25 में 40 का कितने बार जाएगा, 40 में 25 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 40 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर 40 में से 25 को घटाएंगे तो बच जाएगा 15, फिर दशमलव हमने लगाया है तो हम 0 ले लेंगे, 15 के आगे दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 150, तो 25 से 150, तो आ गया 6.16 गुणित, ये दोनों को जोड़ लेंगे 6 और 6 12 का 2 हाथ आया 1, दशमलव का दशमलव 5 में 1 जुड़ेगा 6, 6 और 6 12, तो क्या आ गया 12.2 बटे में 3। अब हम 616 में 122 का गुणा कर लेते हैं दशमलव को भूलकर, फिर हम दशमलव लगा लेंगे। 12.2 का गुणा करना 6.16 या फिर समझ लो 616 में गुणा करना हमें 122 का, दशमलव हम फिर लगा लेंगे काउंट करके। 2 छिंग 12 का 2 हाथ आया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 छिंग 12, 1 क्रॉस लगा देंगे। अब 2 का गुणा 2 छिंग 12, फिर से हमें देखो यहाँ पे 2 का गुणा हमने इसमें किया, फिर से हमें 2 का गुणा करना है तो हम जैसे का वैसा लिख दे रहे हैं। अब हम क्या लगाएंगे डबल क्रॉस। अब हमें 1 का गुणा करना है, 1 में 6 का गुणा करेंगे तो
नंबर एज इट इज़ आएंगे, जैसे कि वैसे आएंगे। 1 में 6 का गुणा होगा 6 आ जाएगा, एक कम 1, और 1 में 6 का किया तो 6। अब सारे को जोड़ लेंगे तो 2 का 2, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 5 और 6 11 का 1, तो यहाँ जाएगा हाथ आया 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 1 7, क्या आया हमारा 75,152। तो हम लिख रहे हैं 75,152 बटे में 3। अब हम लगा रहे हैं दशमलव। देख लिया आप, दशमलव कितनी संख्या के बाद है, यहाँ पे 1, ये 2 3, मतलब 3 संख्या के बाद में दशमलव आएगा, 1 2 3, तो 1 के बाद आ गया हमारा 75.152, ये आ गया हमारा, और बटे में 3। ये हमने क्या निकाले, आयतन, तो ये काय में आएगा, घन सेंटीमीटर में। अब हमें क्या निकालना है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो अब प्रश्नानुसार क्या निकालना है, 45 गुलाब जामुन का आयतन। 45 गुलाब जामुनों का आयतन, गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। ये हमने एक गुलाब जामुन का आयतन निकाले हैं, तो हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन के आयतन को गुणा कर देंगे 45 का। एक गुलाब जामुन का आयतन क्या है, 75.152 बटे में 3। तो हम 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा यहाँ 1, तो हो जाएगा 15, 3 और 5 6 15। तो हमें क्या करना होगा, 15 का गुणा करना होगा इसमें, 15 गुणित 75.152 में गुणा करेंगे। हम 15 का गुणा करते हैं इसमें, तो देखो क्या आएगा, 15 दूनी 30 का 0, हाथ आ जाएगा 3, 15 5 75, 75 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 का 8, हाथ आ जाएगा 7, फिर 15 एकम 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 22, 22 का 2, हाथ आया 2, ये दशमलव लगा देंगे। 15 में 5 का गुणा करेंगे, 15 5 75, बचा 2, जोड़ेंगे तो 77 का 7, हाथ आया 7, फिर 15 7 105, 105 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 112। ये आ गया हमारा 45 गुलाब जामुनों का आयतन, और आयतन है इसलिए घन सेंटीमीटर में लिखेंगे। और हमें फाइनली क्या ज्ञात करना था, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी कितनी होगी। तो हम लिख रहे हैं 45 गुलाब जामुनों में चाशनी हमें ज्ञात करना है। देखिए 45 गुलाब जामुनों में चाशनी ज्ञात करने के लिए हमें दिया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो हमें 45 गुलाब जामुन में क्या होगा, 45 गुलाब जामुन के आयतन की 30% चाशनी होगी। तो हमें क्या करना होगा, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी ज्ञात करने के लिए 45 गुलाब जामुन का आयतन लिखेंगे, उसमें उसका गुणा कर देंगे उसमें 30% का। तो हम लिखेंगे, क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन लिखेंगे, क्या है 1127.280। इसमें कितना 30% का गुणा करेंगे, 30% मतलब के 30 बटे में 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब हम 3 का गुणा कर देंगे इस पूरे में, 3 में 0 का गुणा होगा तो 0, 3 8 24 का 4, हाथ आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, दशमलव का दशमलव, 3 7
21 का 1 हाथ आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, बटे में क्या है 10। देखें बटे में 10 है, बटे में 10 को हटाने के लिए क्या करना होगा हमें, ये जो दशमलव एक संख्या के और बाद में लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 338। ये एक के बाद में दशमलव लगाएंगे तो 0.1840, ये आ जाएगी चाशनी। और चाशनी भी काय में आएगी घन सेंटीमीटर में। ये आ गया हमारा उत्तर, तो हम लिख देते हैं उत्तर। अतः 45 गुलाब जामुनों में 338, देखिए 338.18 है, तो इसे हम लगभग 338 भी मान सकते हैं या फिर जैसे का वैसा भी लिख सकते हैं। 338.1840 घन सेंटीमीटर चाशनी होगी या है, या फिर हम लगभग इसको क्या लिख सकते हैं 338 घन सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 हल, जिसमें हमें याद करना था 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी है। सॉरी है नहीं, होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। देखिए एक कलमदान दिख रहा है हमें, ये घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। देखिए जिसमें कलम रखने के लिए कितने 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। विमाएं मतलब क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तीनों हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है इनकी त्रिज्या, गड्ढों की त्रिज्या, और गहराई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। मतलब कि ये शंकु की त्रिज्या हो गई और ये गहराई मतलब कि शंकु की ऊंचाई हो गई। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। जब पहले एक घनाभ था उसमें ये 4 गड्ढे किए गए तो ये क्या हो जाएगा, 4 गड्ढे का आयतन घट जाएगा। जब हम इसका आयतन निकालेंगे तो घनाभ के आयतन में से क्या घट जाएगा, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन घट जाएगा, तभी आ जाएगा हमारा पूरे कलमदान का आयतन। हमें क्या दिया है, घनाभ का आयतन के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है, और शंक्वाकार गड्ढे का आयतन हमें घटाना है घनाभ के आयतन से, तो उसके लिए हमें त्रिज्या दी है और ऊंचाई दी है। तो हम लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है। दिया है, क्या क्या दिया है हम देखते हैं। घनाभ की विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई दी है 15, चौड़ाई दी है 10। लंबाई 15 और चौड़ाई, लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। और ये किसकी दी है, घनाभ की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं घनाभ की। घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई देखते हैं। ऊंचाई बराबर, ऊंचाई दी है 3.5 सेंटीमीटर।
ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। ये हमने घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख ली है। और हमें क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दी है। तो हम लिखते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को क्या ले लेते हैं? आर। गड्ढे की त्रिज्या मतलब किसकी? शंकु की त्रिज्या है, तो 0.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? त्रिज्या। और गहराई मतलब कि शंकु की ऊंचाई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। पहले हम लिखते त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर मतलब देखो 5 बटे में हो जाएगा 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 1/2। अब हमें क्या? शंकु की ऊंचाई भी दी है, तो हम लिखते हैं शंकु की ऊंचाई बराबर, इसको ले लेते हैं h बराबर, देखते हैं शंकु की ऊंचाई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? लकड़ी, कलमदान में लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है। ऊंचाई दी है 1.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कलमदान में लकड़ी का आयतन। कलमदान में कितनी लकड़ी है? लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर क्या होगा? घनाभ का आयतन। कलमदान कैसा है? घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का आयतन। और उसमें कितने? 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, तो हम क्या करेंगे? आयतन घटा देंगे। जब हम गड्ढे करेंगे घनाभ में, तो जो लकड़ी का बुरादा निकल जाएगा, जो लकड़ी जितने निकल जाएगी वो, तो उससे क्या हो जाएगा? आयतन घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन घटा देंगे। 4 गुणित शंकु का आयतन, क्योंकि 4 गड्ढे हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लेंथ गुणित ब्रेड्थ गुणित हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई ऋण 4 गुणित शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर का वर्ग h बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखते हैं हम। देखिए लंबाई कितनी है? लंबाई 15, चौड़ाई कितनी है? 10, और ऊंचाई कितनी है हमारी? 3.5। ऋण 4 गुणित 1/3 पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान कितना है? शंकु की त्रिज्या 1/2 का वर्ग गुणित h का मान कितना दिया? 1.4। 15 का गुणा 10 में करेंगे, 15 धाम क्या हो जाएगा? 150 गुणित 3.5 है। जब हम दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बटे में 10, 35/10 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ऋण 4/3 गुणित 22/7 गुणित, यहाँ 1/2 का वर्ग है, 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 गुणित 1.4 है। जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 14/10। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 5 10, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा।
क्या बचेगा, 15 गुणित 35, 15 में 35 का गुणा करेंगे, 15 पाँचे 75, 15 पाँचे 75 का 5, हाथ आया 7, 15 तिया 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 52, तो आ गया 525 ऋण। यहाँ क्या बच जाएगा, ऊपर में सिर्फ 22, तो 22 बटे नीचे के बचा 3 गुणित 5, तो तीनों पाँचे 15, 22 में 15 का भाग दे देंगे, यहाँ लिखते हैं 525 ऋण 15, 22 में 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15 बच जाएगा 7, दशमलव लगा के 0 हो जाएगा तो 70, 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो जाएगा, क्योंकि 15 पाँचे 75 ज़्यादा हो जाएगा 70 से, 60 हुआ तो बच गया 10, 1 0 और लेंगे तो 15 छिके 90 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 10, फिर हम दशमलव लगाए तो 0 ले लेंगे, फिर 15 छिके 90 मतलब कि 6 बार बार आते जाएगा। तो क्या करेंगे, 525 में से क्या घटाएंगे हम, 4 के बाद में 6 है, 5 से बड़ा है तो हम क्या घटा देंगे 1.4, इसके बाद में ये 6 बड़ा है तो इसकी प्लेस में क्या कर देंगे, 6 को 7 बना देंगे, तो 525 दशमलव 0 0 लेते हैं, क्योंकि हमें 1.47 घटाना है, तो 1.47 घटाएंगे तो 10 में से देखो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पे कितना जाएगा 4, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, दशमलव 4 में से 1 गया 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 5, तो क्या आ गया 523.53। ये क्या आया, कलमदान में लकड़ी का आयतन, आयतन है इसलिए काय में आएगा, घन सेंटीमीटर में। तो हम लिखते हैं उत्तर, अतः कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना आया है, 523.53 घन सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 हल, जिसमें हमें ज्ञात करना था कलमदान में लकड़ी का आयतन। और कलमदान कैसा था, घनाभ के आकार का था, और घनाभ में कितने 4 गड्ढे थे जो कि कैसे थे, शंकु आकार के थे। तो हमने क्या किया, कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए घनाभ का आयतन में से क्या घटाया, 4 गड्ढे किए तो आयतन हम घटा देंगे, तो 4 गुणे शंकु का आयतन किया, 4 शंकु का आयतन हमने घटा दिया, तो आ गया हमारा कलमदान में लकड़ी का आयतन। अब प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। एक बर्तन की बात की जा रही है जो कि एक उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, और जो शंकु है वो ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, इस बर्तन में हम कुछ शीशे की गोलियां डाल रहे हैं, जिनमें जो गोले हैं वो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब हम गोलियां डालते हैं तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है हमें। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो हम एक उल्टा शंकु बना लेते हैं।
शंकु बनाते हैं एक उल्टा। ये बन गया हमारा बर्तन, जो कि कैसा है, उल्टे शंकु के आकार का है। यहाँ से यहाँ तक होगी हमारी शंकु की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक होगी शंकु की त्रिज्या। अब हम प्रश्न को आगे देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ये होगी, ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमें कितनी लेनी है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और ये पूरा किससे भरा हुआ है? पानी से। ये शंकु पूरा पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, इसमें क्या कुछ शीशे की गोलियां डाली जा रही है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें शीशे की कुछ गोलियां ले रहे हैं हम। ये शीशे की कुछ गोलियां हैं जिनकी त्रिज्या क्या है? 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है ये जो गोलियां हैं। और जब हम ये शीशे की गोलियां इसमें डालते हैं पानी से भरे शंकु वाले बर्तन में, तो इसमें जो पानी भरा है इसका 1/4 भाग, 1/4 भाग क्या होता है? बाहर निकल जाता है जैसे ही हम ये गोलियां डालते हैं। तो हमें बताना है कि ये गोलियों की संख्या कितनी है। तो हम हल करते हैं। ये 0.5 क्या है? गोलियों की त्रिज्या r है। तो हम जो दिया हुआ है हम पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? देखो, शंकु की त्रिज्या, ये शंकु क्या है? शंकु आकार का एक बर्तन है। शंकु की त्रिज्या दी है हमें, कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और ये दी हमें गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या दी है, गोले की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर है। देखिए, ये शंकु जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो शंकु का आयतन के बराबर पानी का आयतन होगा। तो हम लिख रहे हैं शंकु का आयतन बराबर पानी का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा पानी के आयतन के। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r का वर्ग h, पाई r का वर्ग h बराबर 1/3 पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणित शंकु की त्रिज्या कितनी है? 5, तो आ जाएगा 5 का वर्ग गुणित h। देखिए, शंकु की ऊंचाई क्या है? 8 सेंटीमीटर, तो h की जगह में आ जाएगा 8। 1/3 का 1/3 गुणित 22/7 गुणित 5 का वर्ग 25 गुणित 8। अब हम गुणा कर लेते हैं। ये 22 में 1 का गुणा करेंगे तो 22 एकम 22 गुणित, अब 25 में 8 का गुणा करेंगे, 8 पाना 40 का शून्य, हाथ आया 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 20, तो ये आ गया 200। 3 में 7 का गुणा होगा, 3 7 21,
अब हम 200 में 22 का गुणा कर देते हैं। 22 दूनी 44 हो जाएगा और 2 जीरो के 2 जीरो बटे में 21। ये आयतन है तो ये काय में आएगा, घन सेंटीमीटर में। ये निकाल लिया हमने शंकु का आयतन। शंकु कैसा है, पानी से भरा हुआ है। जैसे ही हम गोलियां डालते हैं इसमें तो पानी, कितना पानी गिरता है, 1/4 भाग पानी जो है वो गिर जाता है। इस शंकु से गोलियां डालने पर पानी का 1/4 भाग जो है वो बाहर निकल जाता है। तो अब हमने पानी का आयतन निकाला। अब हम गिरे हुए पानी का आयतन कितना बचता है, गिरे पानी का आयतन कितना होगा। हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि जैसे ही हम गोलियां डालते हैं तो जो पानी होता है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो जो आयतन हमारा आया है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। आयतन कितना आया हमारा, 4400/21। तो हम लिख रहे हैं 4400/21। इसका कितना, 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो गिरे पानी का आयतन इसका 1/4 भाग होगा जो गिरा हुआ है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 00 के 00। तो 1100/21। ये क्या आ गया हमारा, गिरे हुए पानी का आयतन जो बाहर गिर चुका। गोलियां डालने पर उसका आयतन आया हमारा 1100/21 घन सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, गोलियों की संख्या। जितना पानी बाहर गिरा है उसका आयतन में जब हम एक गोले का आयतन से भाग देंगे तो हमें गोलियों की संख्या मिल जाएगी। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन। तो हम गोले का आयतन ज्ञात करते हैं। गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। 4/3 का 4/3 पाई का मान 22/7 गुणित r का मान कितना दिया है, देखते हैं। गोले की त्रिज्या कितनी, r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो r की जगह में हम क्या रखेंगे, 0.5 की घात 3 कर देंगे बराबर 4/3 गुणित 22/7 गुणित 0.5 को हम घात 3 है तो 3 बार लिख लेते हैं अलग अलग। 0.5 गुणित 0.5 गुणित 0.5। दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 10। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10। यहाँ पे भी दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। अब ये 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ऊपर क्या बचा, यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ 1 ही बचा। ठीक है, 11 एकम 11, 11 का फिर 1 में होगा तो 11 ही आएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, 11 बटे 3 7 21। ये आ गया हमारा गोले का आयतन 11/21 घन सेंटीमीटर। और हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो गोलियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, जो गिरे पानी का आयतन है, जितना पानी बाहर गिरा है उसके आयतन में हम देखिए, जितना पानी बाहर गिरा, पानी कब बाहर गिरा, जब हमने गोलियां डाली। तो जो एक गोले का आयतन है उसको भाग दे देंगे गिरे पानी के आयतन में। तो गिरे पानी का आयतन जो है उसमें हम भाग देते हैं गोले का आयतन से, तो हमें गोलियों की संख्या मिलेगी। तो गोलियों की संख्या
गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, गिरे पानी का आयतन, गोलियां डालने पर पानी गिरा है तो गिरे पानी का आयतन कितना है, 1100 बटे 21, 1100 बटे 21 बटे गोले का आयतन, ये क्या है, एक गोले का आयतन है, 11 बटे 21 किया तो ये 21 से 21 कट जाएगा तो क्या आया, 1100 बटे 11, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और ये 2 जीरो के 2 जीरो, तो गोलियों की संख्या कितनी आ गई, 100। तो अब हम उत्तर लिखते हैं, उत्तर अतः बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या कितनी है, 100 है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5वां हल। अब प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित किया गया है। देखिए, ये ऊंचाई दी है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास, जो बेलन का आधार है उसका व्यास 24 सेंटीमीटर दिया है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित किया गया। ये एक पहले से बेलन था 220 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, मतलब कि ये बड़ा है। देखो यहाँ पे 220 सेंटीमीटर ऊंचाई है एक बेलन की और दूसरे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, तो पहले वाला बेलन बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है वाला एक अन्य बेलन आरोपित किया गया, मतलब एक बेलन के ऊपर एक दूसरा बेलन रखा गया से लोहे का एक स्तंभ बना है और इस प्रकार एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो हमें इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान दिया है 8 ग्राम होता है और पाई बराबर कितना लेना है, हमें 3.14 लेना है। तो अब हम प्रश्न को पढ़ते हुए चित्र बनाते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाते हैं। ये बन गया हमारा एक बेलन। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, बेलन की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, त्रिज्या। ये होगी बेलन की त्रिज्या। तो ऊंचाई और त्रिज्या कितना दिया है, देखते हैं। ऊंचाई कितनी है, 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास दिया त्रिज्या नहीं दी है, व्यास है 24 सेंटीमीटर। तो 24 का आधा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी और ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। तो पहले हम ऊंचाई लिखते हैं। ऊंचाई कितनी, 220 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या कितनी है, देखिए व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, 12, यहाँ लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये बन गया हमारा एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इस पर एक दूसरा बेलन बना 60 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये इसका 200 सेंटीमीटर ऊंचाई थी और इसकी 60 है, मतलब कि ये छोटा बनेगा। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाना है। तो इसके ऊपर एक बेलन बनाते हैं जो कि छोटा होगा, जो कि उसकी ऊंचाई कम है और त्रिज्या भी कम है।
ये इससे छोटा एक बेलन बन गया जो कि इस पे आरोपित है। यहाँ से यहाँ तक होगी ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक होगी इसकी त्रिज्या। तो हम देखते हैं ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8। तो ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर। ये हो गई 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है। देखिए से लोहे का एक स्तंभ बना है। ठीक है, स्तंभ बन गया हमारा भी। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, स्तंभ का द्रव्यमान। जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है और पाई का मान लेना है हमें 3.14। तो अब हम हल करते हैं और क्या ज्ञात करते हैं, स्तंभ का द्रव्यमान। तो हम लिखते हैं दिया है, जो कुछ दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। दिया है पाई का मान दिया है हमें, पाई बराबर कितना लेना है 3.14 और बड़ा बेलन का व्यास दिया हमें 24 सेंटीमीटर, जो हमने त्रिज्या लिख लिया 12 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं बड़ा बेलन का व्यास बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर कितनी हो गई, आर भी बड़ा ले लेते हैं। आर बराबर 24 का आधा 12 सेंटीमीटर हो गई हमारी त्रिज्या। और ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई बड़े बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। ऊंचाई बड़ा एच ले रहे हैं 220 सेंटीमीटर। अब छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई स्मॉल एच बराबर कितना 60 सेंटीमीटर। अब हम स्तंभ का आयतन निकालते हैं। तो स्तंभ का आयतन बराबर क्या होगा, देखिए स्तंभ में पहले बड़ा बेलन है और उसके ऊपर में छोटा बेलन आरोपित है। तो स्तंभ का आयतन बराबर होगा बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो स्तंभ का आयतन निकाल रहे हैं बराबर बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर का वर्ग एच। तो पाई बड़े बेलन की बात कर रहे हैं तो बड़ा आर का वर्ग एच प्लस छोटे बेलन की बात कर रहे हैं तो पाई स्मॉल आर का वर्ग एच बराबर दोनों में क्या कॉमन है पाई। तो हम पाई को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आर का वर्ग एच प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा स्मॉल आर का वर्ग एच। अब हम मान रख देंगे, पाई को अभी बाहर ही रहने देते हैं। पाई का मान नेक्स्ट स्टेप पर रख लेंगे हम। आर देखिए कैपिटल आर क्या है 12 का वर्ग और कैपिटल एच क्या है 220
गुणित 220। देन स्मॉल आर क्या है 8 सेंटीमीटर, तो आर की जगह में 8 का वर्ग गुणित स्मॉल एच 60, ये 60 बराबर पाई का मान क्या लेना है हमें 3.14। 12 का वर्ग 144 गुणित 220। देन 8 का वर्ग क्या होता है 64 गुणित 60 बराबर 3.14 ब्रैकेट में 144 का गुणा कर देंगे 220 में, या 220 का गुणा 144 में। देखो पहले एक जीरो है तो हमने ये एक जीरो लगा दिया। 22 का गुणा कर देते हैं। 22 चौके 88 का 8 हाथ आया 8। 22 चौके 88, 88 में 8 जोड़ेंगे 88 और 2 हो जाएगा 90। 8 में से 2 जोड़ दिया तो बचा 6, तो 90 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96। तो 96 का 6 हाथ आया 9। 22 एकम 22, 22 में 9 जोड़ेंगे 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। तो ये आ गया हमारा 31,680 प्लस। अब 64 में 60 का गुणा करेंगे, ये एक जीरो है तो पहले हमने ये एक जीरो लगा दिया। 6 चौके 24 का 4 हाथ आया 2। 6 6 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 बराबर 3.14 गुणित। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं। 0 में 0 जुड़ेगा तो 0, 4 में 8 जुड़ेगा 8 4 12 का 2 हाथ आया 1। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 का 5 हाथ आया 1। 3 में 1 जुड़ेगा 4, 4 में 1 जुड़ेगा 5 और ये 3 का 3। अब हमें 3.14 का गुणा करना है 35,520 में। गुणा करते हैं। पहले हम दशमलव को भूल जाएंगे, दशमलव हम बाद में लगा लेंगे। 35,520 लिखते हैं 35,520। 35,520 में किसका गुणा करना है हमें 314 का। किसका गुणा करना है 314 का। गुणा करते हैं। 4 में 0 का करेंगे तो 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 का 0 हाथ आया 2। 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हाथ आया 2। 4 दिया 12 और 2 14। अब हमें किसका 1 का गुणा करना है। 1 का गुणा करने के लिए क्या होता है, संख्याएं जैसी की वैसी आती है। तो 0 फिर 2 फिर 5 फिर 5 फिर 3। अब हम डबल क्रॉस लगाएंगे और अब गुणा करेंगे। 3 का 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 5 15 का 5 हाथ आया 1। 3 5 15 और 1 16 का 6 हाथ आया 1। 3 3 9 और 1 10। सभी को जोड़ देंगे तो 0 8 2 5 और 2 7, 7 और 6 13 का 3 हाथ आया 1। 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 5 15 का 5 हाथ आया 1। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 का 1 हाथ आया 1। तो 0 में 1 जुड़ेगा तो 1, ये 1 का 1। देखिए गुणा हमें किसका करना था 3.14 का। दशमलव कितनी संख्या के बाद है 2 संख्या के बाद, तो हम दशमलव 2 संख्या के बाद लगा देते हैं 1 2, ये आ जाएगा दशमलव। तो उत्तर क्या आ गया हमारा 1,11,532.80 लिखते हैं। तो हम लिखते हैं 1,11,532.80। ये आ गया हमारा आयतन। आयतन किस में आएगा
घन सेंटीमीटर में। देखिए हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है और हमें क्या दिया है, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो हमें स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हम लिख रहे हैं 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान बराबर कितना है, 8 ग्राम। और हमने स्तंभ का आयतन कितना निकाला है, देखिए 1,11,532.80 घन सेंटीमीटर। तो हम वही लिखते हैं, स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है तो उसमें आयतन कितना है, 1,11,532.80 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान। लोहे का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 का गुणा कर देंगे, बराबर क्या, 1,11,532.80 में गुणा कर देंगे 8 का, तो कितना आ जाएगा, 8 शून्य शून्य, 8 8 64 का 4, हाथ आया 6, दशमलव का दशमलव, 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ेंगे, 16 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 का 2, हाथ आया 2, अब 8 तिया 24, 24 और 2 हो जाएगा 26 का 6, हाथ आया 2, 8 पना 40, 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42 का 2, हाथ आया 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12 का 2, हाथ आया 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8। ये 8 ग्राम था, 8 ग्राम का गुणा हुआ तो ये काय में आएगा, ग्राम में। और यदि हमें द्रव्यमान किलोग्राम में देना है तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 1000 से भाग देना होता है। तो हम 1000 का से भाग दे रहे हैं, इसमें 8,92,262.40 में हम भाग दे रहे हैं 1000 से, तो ये किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में। 1000 से देना है, देखिए ये दशमलव है और यहाँ पे बटे में कितना है, 3 जीरो। तो हाँ क्या करते हैं, ये दशमलव को 3 संख्या आगे बढ़ा देते हैं। पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं, 8,92,262.40 है, 4 जीरो लिख लिए। यहाँ पे दशमलव है, हमें 3 जीरो है तो हमें दशमलव 3 संख्या आगे बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 3 संख्या आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ जाएगा दशमलव और ये बदल जाएगा केजी में। तो हम क्या लिखेंगे, 892.2, ये जो 6 है, 6 के बाद वाली संख्या 5 से बड़ी नहीं है तो हम 6 का 6 रहने देंगे। यदि 6 के बाद वाली संख्या 5 से बड़ी होती तो 6 की जगह में 7 कर देते। तो ये आ गया हमारा केजी में आंसर। या आप इतना भी दे सकते हैं आंसर, या ये भी दे सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे। तो अब हम लिखते हैं उत्तर। अतः स्तंभ का द्रव्यमान 892.26 kg है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6वां हल। प्रश्न नंबर 6वां हो गया हमारा हल, जिसमें हमें क्या करना था, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना था। तो हमने पहले स्तंभ का आयतन निकाला और फिर द्रव्यमान ज्ञात किया।
प्रश्न नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस की बात की जा रही जिसमें ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ये जो शंकु है वो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। इस ठोस को क्या किया जा रहा है? पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन एक बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी के आयतन को ज्ञात करना है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है जिसमें कि एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। तो हम एक शंकु बना लेते हैं। एक शंकु बना रहे हैं। ये बन गया हमारा शंकु। ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी शंकु की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी शंकु की त्रिज्या। तो हम देखते हैं ऊंचाई कितनी है और त्रिज्या कितनी है। देखिए, ऊंचाई है शंकु की 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई है हमारी 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, जो शंकु है वो 60 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। तो हम शंकु को अर्धगोले पर आरोपित करते हैं जिसकी त्रिज्या भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। ये बन गया हमारा अर्धगोला जिसकी त्रिज्या भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। ये जो ठोस हमारा शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना है, इसको पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है और इस प्रकार डाला जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। तो हम भी बेलन बना लेते हैं और बेलन में शंकु और अर्धगोले से बना ठोस को आरोपित करते हैं, सीधा डाल देते हैं और ऐसे डालना है कि जो ठोस की तली जो है वो बेलन की तली को स्पर्श करे। तो हम बेलन बना रहे हैं। देखिए, हमें इतना तो पता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श करना चाहिए ठोस। अब ऊंचाई कितनी है हमें तो नहीं पता है, तो हम इसकी बेलन की ऊंचाई देखते हैं और त्रिज्या देखते हैं कितनी है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई 180। देखिए, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये बेलन की त्रिज्या भी कितनी आ रही है हमारी? 60 सेंटीमीटर ही आ रही है। मतलब ये तो सही बना है। बेलन की त्रिज्या कितनी? 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 180। ऊंचाई कितनी लेनी है हमें? 180 सेंटीमीटर। देखिए, अर्धगोले का यहाँ से यहाँ तक भी क्या है? त्रिज्या है, तो ये 60 है और शंकु की ऊंचाई कितनी है? 120। 120 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। मतलब कि जो बेलन है वो उसकी ऊंचाई इतनी होगी। यहीं से हमें इसका सिरा बनाना होगा। ये बना दिए, तभी तो ये इसकी ऊंचाई होगी हमारे बेलन की 180। ये 120 और ये 60 मिलकर बना हमारा 180। और ये जो ठोस है हमें किसमें? एक पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में डालना था, सीधा डालना था। तो इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ था। पहले तो पानी भरा हुआ था मान लो, ठीक है, क्योंकि पानी से भरे हुए में डालना था हमें।
तो जैसे ये बेलन में पूरा पानी भरा हुआ था और जैसे हम ये ठोस डालेंगे तो क्या होगा, कुछ पानी बाहर गिर जाएगा। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। जो बेलन में शेष पानी बचा है ठोस डालने के बाद, उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। तो हम लिखते हैं, पहले दिया है, क्या दिया है, देखो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, 120 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या बराबर कितना दी है, 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी, 60 सेंटीमीटर दी है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या बराबर कितना है, 60 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो हम लिखते हैं, अतः बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बराबर, देखिए ये बेलन है और बेलन में पहले पूरा पानी भरा था, तो बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, पानी के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन के आयतन में से हमें क्या घटाना होगा, देखो इसमें शंकु भी है और अर्धगोला भी है, तो एक शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन हमें बेलन के आयतन में से घटाना होगा। तो जो शेष बचे भाग में जो पानी है उसका आयतन हमें मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं, क्या बेलन का आयतन में से हम क्या घटाएंगे, अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, या फिर पहले शंकु का आयतन लिख लें या अर्धगोले का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। जब हम बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर का वर्ग h ऋण शंकु का आयतन 1/3 पाई आर का वर्ग h धन अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3 बराबर पाई आर का वर्ग h ऋण, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है और आर का वर्ग भी निकाल सकते हैं। तो पाई आर का वर्ग हम बाहर निकाल लेते हैं, पाई आर का वर्ग। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1/3, पाई तो हमने निकाल लिया, आर का वर्ग भी निकल गया, तो h प्लस 2/3 पाई और आर की घात 3 निकल गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, आर की घात 2 निकल गया तो आर बच जाएगा बराबर पाई आर का मान कितना है, देखो बेलन का आयतन बेलन की त्रिज्या, बेलन की, शंकु की और अर्धगोले की त्रिज्या सभी क्या है 60 सेंटीमीटर। तो आर की जगह में आ जाएगा 60 का वर्ग गुणित
बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो एच की जगह में रख देंगे हम 180 ऋण पाई। आर कितने है? त्रिज्या दोनों की सेम है इसलिए हमने आर का वर्ग भी निकाल लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 का वर्ग। अब यहाँ पे 1/3 शंकु की ऊंचाई, एच क्या है यहाँ पे? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी दी है हमें? 120, तो एच की जगह में रख दे रहे हैं हम 120 धन 2/3 और आर कितना है? त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर सभी में कॉमन है त्रिज्या, बराबर पाई 60 का वर्ग हो जाएगा 3600 गुणित 180 ऋण पाई 60 का वर्ग क्या? 3600 गुणे में आएगा ये, ब्रैकेट में 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और ये 0, तो यहाँ आ जाएगा 40 धन, अब यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0, 2 का गुणा 20 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40, 40 में 40 को जोड़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हम लिखते हैं यहाँ पाई गुणित 3600 गुणित 180 ऋण पाई गुणित 3600 गुणित 40 और 40 कितना हो गया? 80। देखिए दोनों में पाई और 3600 कॉमन है, तो हम 3600 पाई बाहर निकाल लेते हैं, तो 3600 पाई को हम बाहर लिख ले रहे हैं। तो देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ पे 180 ऋण, यहाँ पे बच जाएगा 80, तो 180 ऋण 80। 3600 पाई बाहर निकालने पर क्या बचा? 180 ऋण 80, तो 3600 पाई का मान 22/7 गुणित 180 में से 80 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 100। अब हम 3600 को 3600 लिख रहे हैं और 22 का गुणा 100 में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2200 बटे में क्या आ जाएगा? 7। अब हम गुणा करेंगे 3600 में 2200 का, तो पहले तो देखिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो के ये लगा दिया हमने 4 जीरो, और हमें गुणा करना है 3600 में 36 में 22 का, क्योंकि ये जीरो के जीरो तो हमने लगा दिया, तो 36 में 22 का गुणा करते हैं, 2 ही 6 12 का 2 हाथ आया 1, 2 तिया 6 और 1 7, एक क्रॉस लगाएंगे। देखिए संख्याएं सेम है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2 7 जोड़ लेंगे, 2 का 2 7 और 2 9 और 7 का 7, तो आ जाएगा 792। यहाँ लिख दिया हमने 792 बटे में 7। अब हम इसमें भाग देंगे 7 से, तो क्या आ जाएगा? देखिए हम डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ढेर सारे जीरो हैं, फिर भी हम तो डायरेक्ट ही कर रहे हैं, यहीं पे भाग दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे से संख्याएं लिख के और अच्छे से भाग देंगे। 7 से पहले 7 में देंगे तो 7 एकम 7, फिर यहाँ 9 है, 9 में भाग देंगे 7 से, तो 7 एकम 7 होगा और कितना बचेगा? 2, तो यहाँ हो जाएगा 22। 22 में 7 का भाग देंगे तो 7 तिया 21, फिर बच जाएगा 1। अब 10 में 7 का देंगे तो 7 एकम 7 होगा, बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 और 0 30। अब 30 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, बचेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 20, तो 7 दूनी 14 होगा और कितना बच जाएगा? 6।
7 या 8 56 हो जाएगा। 7 या 8 56 होगा तो 4 बच जाएगा। 4 में 7 से भाग नहीं दे पाएंगे तो लगाएंगे दशमलव, फिर 4 के आगे 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 40। 40 में 7 का भाग देंगे, 7 पाना 35, फिर बच जाएगा 5। फिर दशमलव लगा है तो हम 0 ले लेंगे। 50 में 7 का भाग देंगे तो 7 ही 7 ही 49, फिर बच जाएगा 1। 10 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 होगा। इसके आगे हम भाग नहीं देंगे क्योंकि हमने दशमलव के बाद 3 अंकों तक भाग दे दिए हैं। और ये हम शेष बचे पानी का आयतन निकाल रहे हैं तो ये आएगा घन सेंटीमीटर में। ये आया हमारा घन सेंटीमीटर में, ये हमारा घन सेंटीमीटर में आया है। और यदि हमें इसे मीटर में, घन मीटर में बदलना हो तो हमें क्या करना होगा, 6 संख्या के बाद में दशमलव लगाना होगा। इधर से काउंट करके 6 संख्या के बाद में दशमलव लगाना होगा। तो पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं। 1 1 3 1 4 2 8 5 7। 7 के बाद में 1 है। यदि 5 से बड़ी संख्या होती तो यहाँ पे 8 कर देते थे, बड़ी संख्या नहीं है तो 7 का 7 रहने दिया है। अब दशमलव को बढ़ाना में 6 संख्या आगे, तो यहाँ है दशमलव, यहाँ से 6 संख्या काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जाएगा दशमलव। और जैसे ही हमने इसको 6 संख्या आगे दशमलव को बढ़ाया तो ये बदल जाएगा घन मीटर में। तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, 1.131 घन मीटर लगभग। यह हमने क्या ज्ञात किया है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो हम उत्तर लिखते हैं, उत्तर अतः बेलन में शेष बचे पानी का आयतन पानी का आयतन 1.131 घन मीटर है। और यहाँ पे लगभग भी लिख सकते हैं। यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7वां हल, जिसमें हमें बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना था। अब प्रश्न नंबर 8वां हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, जो कि हमारी प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। प्रश्न नंबर 8, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है, उसके एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोल है, पहले गोलाकार कांच का बर्तन है, उसमें बेलन के आकार की गर्दन है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, एक गोलाकार कांच का बर्तन बना रहे हैं और उसकी बेलन के आकार की गर्दन बना लेते हैं। एक गोलाकार क्या है, एक गोलाकार कांच का बर्तन है, यह हो गया इसका केंद्र। और इसकी क्या है, बेलन के आकार की गर्दन है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं एक बेलन, क्योंकि इसके बेलन के आकार के गर्दन है। ये बन गया बर्तन। तो इसमें देखिए ये हो गया केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक होगी बेलन की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक होगी बेलन की त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक होगी गोले की त्रिज्या। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। ये जो हमारी बेलन के आकार की गर्दन है उसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और व्यास है 2 सेंटीमीटर।
बेलन की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर व्यास होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग का व्यास दिया है कितना है 8.5 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। देखिए इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप करना था। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, बर्तन का आयतन, जो आयतन होगा, जितना बर्तन का आयतन होगा उतना पानी हम उसमें भर सकते हैं। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। और ये हम क्या करेंगे, इसमें बेलन और गोले दोनों का आयतन जोड़ेंगे। बेलन का आयतन और गोले के आयतन के बराबर यदि बर्तन का आयतन जो हमें बुक में दिया है कि बच्चे ने जितना निकाला है यदि उतना आता है तो ये सही होगा। यदि नहीं आता है तो बच्चे का जो आयतन आया है वो गलत होगा। तो हम आयतन निकालते हैं। देखिए गोले का व्यास दिया हमें 8.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 8.5 बटे 2 सेंटीमीटर में। तो हम लिखते हैं पहले दिया है क्या क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, बराबर 8 सेंटीमीटर और व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगी हमारी r बराबर 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास बराबर कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी, त्रिज्या बराबर 8.5 बटे 2 सेंटीमीटर। तब हमें क्या ज्ञात करना है, बर्तन का कुल आयतन। बर्तन का कुल आयतन बराबर क्या है, इसमें गोले का आयतन और उसमें जुड़ा है बेलन का आयतन। गोले का आयतन और इसमें क्या जुड़ेगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई r3। धन बेलन का आयतन पाई r²h। दोनों में पाई कॉमन है तो हम पाई को बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बच जाएगा 4/3 r3। पहले हमने अभी बस पाई निकाला है, प्लस यहाँ पे भी पाई निकल गई तो क्या बचा r²h। पाई का मान हमें क्या रखना है इसमें 3.14। 4/3 गुणित, देखिए गोले की त्रिज्या क्या है 8.5 बटे 2। तो हम यहाँ पे रखेंगे 8.5 बटे 2 की घात 3 धन ये बेलन की त्रिज्या कितनी आई हमारी 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का वर्ग और h क्या है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे रख देंगे 8
बराबर 3.14 जैसे का वैसा, ब्रैकेट में 4/3 गुणित 8.5 को हम बटे 2 को हम 3 बार लिख दे रहे हैं क्योंकि घात 3 है। 8.5/2 गुणित 8.5/2 धन 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 गुणित 8 बराबर 3.14 जैसे का वैसा। अब ब्रैकेट में ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 8.5 गुणित, लिखते हैं 8.5 गुणित 8.5 गुणित 8.5 बटे 3 गुणित 2, 3 गुणित 2 धन 8 एकम 8। इसको हम नेक्स्ट पेज में एज इट इज लिख लेते हैं जैसे का वैसा। 3.14 को 3.14 लिखेंगे और 8.5 गुणित 8.5 गुणित 8.5 करेंगे तो आएगा 614.125। ये आपको खुद से गुणा करना है और लिखना है बटे 3 दूनी 6 धन 8 बराबर 3.14 गुणित ये 614.125 सॉरी, हम क्या करते हैं पहले एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 6 है और इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है। 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। इस वाले 6 में इस वाले 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 का गुणा इसमें करके लिखेंगे तो आ जाएगा जैसे का वैसा 614.125 धन। अब इस वाले 6 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 6, तो 6 का गुणा 8 में करेंगे, 6 8 48, तो 3.14 गुणित अब 614 में 48 को जोड़ेंगे, 8 और 4 12 का 2 हाथ आया 1 में 4 को जोड़ेंगे 5, 5 और 1 6, तो ये आ गया 662.125 का जैसे का वैसा रहेगा बटे में 6। अब इसमें इसका गुणा करेंगे, ये क्या है 662.125 में गुणा करेंगे 3.14 का 662.125 इसमें गुणा करना है हमें 3.14 का गुणित 3.14 गुणा करते हैं। अभी दशमलव भूल जाते हैं, दशमलव बाद में लगा लेंगे। 4 पंचे 20 का 0 हाथ आया 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हाथ आया 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24 का 4 हाथ आया 2, 4 छिंग 24 और 2 26, एक क्रॉस लगा देंगे। अब 1 का गुणा करेंगे तो संख्या है जैसे कि वैसे आएगी 5 2 1 2 6 6। अब डबल क्रॉस लगाएंगे, अब गुणा करेंगे 3 का, 3 5 15 का 5 हाथ आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18 का 8 हाथ आया 1, 3 छिंग 18 और 1 19 जोड़ देंगे 0 5, 5 और 5 10 और 2 12 का 2 हाथ आया 1, 8 और 1 9 10 और 7 17 का 7 हाथ आया 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 का 0 हाथ आया 1, 6 और 1 7, 7 और 6 7 और 6 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19 का 9 हाथ आया 1, 2 और 1 3, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 और 8
17 का 7, हाथ आया 1, 9 और 1 10 का 0, हाथ आया 1 तो ये आ गया 2। अब हमें लगाना है दशमलव। दशमलव कितनी संख्या के बाद है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ जाएगा दशमलव। तो 2079 दशमलव, तो क्या आया हमारा? 2089.07 लिखते हैं। क्या आया? 79.07 बटे में 6। अब इसमें हमें भाग देना है 6 से। अब हम 6 से भाग देते हैं। 20 में 6 से भाग देंगे तो 6 तिया 18, बचेगा 2, यहाँ पे होगा 27। 27 में 6 से भाग देंगे, 6 चौके 24, बचेगा 3। फिर 39 में 6 से भाग देंगे तो 6 6 36, फिर बच जाएगा क्या? 3 दशमलव का दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। 30 में 6 से भाग देंगे, 6 पंचे 30। अब यहाँ पे बचा 7, तो इसके बाद क्या जाएगा? एक ही बार 6 कम 6। अब दशमलव के बाद 2 संख्या तक हमने भाग दे दिया है, अब आगे हम नहीं देंगे। तो ये आ गया हमारा बर्तन का कुल आयतन। इसको किस में लिखेंगे हम? घन सेंटीमीटर में। क्या क्या याद करना था हमें? बर्तन का कुल आयतन बुक में दिया था हमें कि जो बच्चे ने जो निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो हम पहले देखते हैं हमारे प्रश्न में कि बच्चे ने कितना आयतन निकाला था। देखिए, एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना? 345 घन सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। तो हम देखते हैं हमारा क्या आया है, 345 आया है क्या? देखिए, हमारा आया है 346, तो बच्चे का उत्तर गलत है। तो हम लिखते हैं अतः बच्चे का उत्तर गलत है, क्योंकि बच्चे ने 345 घन सेंटीमीटर लाया था और हमने बर्तन का आयतन निकाला तो वो कितना आया? 346.51 घन सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8वां, जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल था। ये हल हो चुका है। बच्चों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।